हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में है हम, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, अंतिम प्रहार हम करने वाले हैं, क्योंकि मात्र अब एक दिन शेष है आपके एग्जाम के लिए। और मैंने लगभग सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैंने हिस्ट्री के ऊपर तो वीडियो बनाए थे, लेकिन बाकी वीडियोज़ नहीं बना पाया मैं। कोई बात नहीं दोस्तों, जितना आपने पढ़ लिया। आज की वीडियो के अंदर हम एक निचोड़ डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के वीडियो का, एक सार डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने सबने ये कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम उस चीज़ को थोड़ा एक, क्या कह सकते हैं, एक रिवाइज उसको मिल जाएगा, एक ओवरव्यू उसका लेते चलेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो उत्तराखंड का ये एक वीडियो है, इसको मैंने काफ़ी मेहनत से इसके अंदर नोट्स बनाए हैं, तो इसको टाइम तो लगेगा, इसमें बहुत लंबा वीडियो ये हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग पेशेंस के साथ बने रहना लास्ट तक। और आज जो है मैं ये लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि कल का दिन आपके रिवीजन के लिए होगा और परसों आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज ये मेरा अंतिम वीडियो है, और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट तक आप सभी के साथ बना रहूँगा, तो वैसे ही मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों के ऊपर है, आप कितना कुछ कर पाते हो। जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया उसी को रिवाइज कीजिए, अब इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये उत्तराखंड का जितना भी मैं कर सकता था और जितना भी मुझे लगा कि जो चीज़ें जो है लिखी जा सकती हैं, वो मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाल दी हैं, और इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को नोट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ देखते हुए चलिए। और ऐसा मत सोचना कि इसमें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि हमारा उत्तराखंड का एक निचोड़ है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड जो है हमारा राज्य है, और ये उत्तराखंड जो राज्य है ये बड़े संघर्षों के साथ हमने बनाया है। तो 9 नवंबर 2000 को भारतीय संघ का जो 27वें राज्य के रूप में और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड का गठन हुआ था, ये आप सब जानते हैं, है ना। और उससे पहले हम एक उत्तर प्रदेश के भाग हुआ करते थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ही जो जिले हैं उनको काट कर बनाया गया हिमालयी राज्य। ठीक है ना, तो इसमें जो ये 11वें राज्य के रूप में बना हिमालयी राज्य, उसमें बाकी नॉर्थ ईस्ट के आपको पता है, और हिमाचल पहले से मौजूद है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं, अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें 1 जनवरी 2007 से जो है हमारा जो नाम है वो परिवर्तन हुआ, उसको उत्तराखंड कर दिया गया उत्तरांचल से, जबकि पहले उत्तरांचल था। लेकिन ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उनका, मतलब जब आंदोलन हुआ था तो उस दौरान यही तय किया गया था कि उत्तराखंड जो है नाम हमारा रखा जाएगा राज्य का। ठीक है ना, अगला देखिए, आगे चलते हैं। अगला हम बात करें अगर राज्य पुष्प की, तो हम सब जानते हैं ब्रह्म कमल, यार हमारे बहुत ही खूबसूरत पुष्प है, जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है ना। बहुत ऊंचाई पर होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फूल होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है ना, तो ये आपका जो वैज्ञानिक नाम है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो है राज्य पक्षी की अगर हम बात करें तो वो है मोनाल, तो इसका जो नाम है वो है लोफोफोरस इम्फीजेनस। अगला राज्य पशु हमारे पास है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग हमारा जो राज्य पशु है, काफ़ी जो है ये एक दुर्लभ मृग है ये भी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइगोस्टर। ठीक है ना, मास्कस काइगोस्टर। तो थोड़ा नाम जो साइंटिफिक नेम होते हैं फ्रेंड्स, वो थोड़ा अटपटे होते हैं, तो याद रखने में थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अगला देखिए, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग प्रजनन अनुसंधान संस्थान, तो ये 1977 में बना था। अगला राज्य जो वृक्ष है हमारा वो बुरांस है, तो ये इसका जो नाम है ये है रोड्रोडेड्रॉन आर्बोरियम, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर हमारे राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो हमारे राज्य में सबसे पहले होता है एक राज्यपाल, जो कि राज्यपाल क्या होता है, गवर्नर, जो कि केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में होता है। तो अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है, जिसको कि सेंटर से राष्ट्रपति द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद होती है, इसकी सहायता करने के लिए आप जानते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, और वो मंत्रिपरिषद जो है वो आप जानते हैं कि वो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य होता है। और राज्यपाल एक तरह से नाम मात्र का प्रमुख राज्य का होता है, और राज्य का जो असली संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर।
अगला देखिए विभाजन, अगर हम बात करें उत्तराखंड में, अगर हम भौगोलिक विभाजन की बात करें तो हमारा जो भौगोलिक विभाजन है वो दो प्रकार से है, कुमाऊं गढ़वाल और कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये दो मंडलों के अंदर हमारा उत्तराखंड विभाजित है। कुमाऊं मंडल के अंदर 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल के अंदर 7 जिले यानी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। हालांकि ये अभी हाल ही में हमारे जो बॉडा जी हैं उन्होंने कुछ एक अजीब सा मंडल भी बना दिया था, जिसके ऊपर पता नहीं क्या निर्णय हुआ, अभी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने कहा है कि ये इसमें कुछ मतलब इस पर विचार करेंगे। तो अभी जो गैरसैंण मंडल बना है उसका कुछ फिक्स नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसी और ही कारण से चर्चा में है, फटी जींस कोई विवाद को लेकर, है ना। तो आपने देखा ही होगा कि पिछले 2 दिन से ट्विटर पे हर जगह ट्रेंडिंग, ट्विटर पे कल पूरा दिन भर ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग रिप्ड जीन्स वगैरह इस तरीके से। तो दोस्तों इसमें पर्सनली तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि इस तरीके की टिप्पणी मुख्यमंत्री को या किसी को भी नहीं करनी चाहिए, है ना। आप किसी व्यक्तिगत ये किसी की व्यक्तिगत चॉइस होती है, लड़के हो या लड़कियां हो, अब वो चाहे फटी पहने जीन्स या पूरी पहने या कुछ भी करें, तो इसमें किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री या किसी भी XYZ पर्सन का बोलना ये एक तरह से, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है यार, स्वतंत्र है। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन क्या पहन रहा है, तो फिर किस तरीके से आगे समाज बढ़ेगा, है ना। तो खैर जो भी है, हम टॉपिक से भटक गए, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तहसील की तो हमारे पास टोटल 100 तहसील है, और ब्लॉक की बात करें तो 95 ब्लॉक हमारे पास उपस्थित है। तो तहसील, ये जो इकाइयाँ होती हैं आप जानते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर जिले होते हैं, फिर उसके नीचे तहसील और उसके नीचे ब्लॉक, और फिर हमारे आते हैं पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, अगला राज्य में अगर महाधिवक्ता की बात करें, महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता जो है वो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। वो सरकार जो है वो के जो कानूनी मामले होते हैं उस पर राज्यपाल को राय देता है, और जो जितने भी जो कानूनी मसले होते हैं उसमें सरकार का पक्ष जो है हाई कोर्ट में रखता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत हमारे यहाँ राज्यपाल जो है वो चुना जाता है। हमारे यहाँ क्या, वो प्रत्येक मतलब ये इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर एक महाधिवक्ता होगा जो कि चुना जाएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। एक तरह से उसको राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा ये चुना जाता है। अगर हमारे पहले की बात करें तो पहला था मेहरबान सिंह नेगी, जो हमारे पहले महाधिवक्ता थे। ठीक है, नेक्स्ट विधानसभा की बात करें हम, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा क्या होती है? राज्य की, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की एक सर्वोच्च संस्था होती है जहां पर कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। तो फ्रेंड्स राज्यों में आपको पता है 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक तो होती है विधानसभा और होती है विधान परिषद। लेकिन जो बड़े राज्य होते हैं, केवल कुछ जो हमारे 6 राज्य हैं उनमें ही अभी प्रेजेंट में एट प्रेजेंट विधान परिषद मौजूद है, जिसमें से जम्मू कश्मीर ऑलरेडी अब खत्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स जो बाकी के राज्य हैं उनमें तो केवल विधानसभा होती है, जिसमें कि हमारे राज्य जितने भी प्रतिनिधि हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं, वो चुनकर जाते हैं और वो जनता का पक्ष वहाँ पर रखते हैं। तो हमारे टोटल जो है वो 70 जो है सीटें हैं उत्तराखंड में, आप जानते हैं, और 70 विधायक उनसे चुने जाते हैं, और एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन विधायक के लिए होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 15 सीट जो है वो रिजर्व है, आप जानते हैं, जिसमें कि 13 सीट SC के लिए और 2 सीट ST के लिए। तो इस प्रकार से 15 सीट जो है वो आरक्षित है, और इन 15 सीट, 2 सीटों में जो ST वाली सीट्स हैं उसमें एक तो आपका नानकमत्ता वाली सीट है, और दूसरी ये आपके जौनसार वाली, जो जौनसार बाबर वाला इलाका है, जो जनजातीय बहुल इलाका है। ठीक है, आगे हम बात करें अगर प्रथम राज्यपाल की, तो हम सब जानते हैं यार सुरजीत सिंह बरनाला हमारे प्रथम राज्यपाल थे, और उसके अलावा प्रथम जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो है नित्यानंद स्वामी। उसके बाद जो है वो भगत सिंह कोश्यारी कुछ टाइम तक रहे, फिर बहुत सारे मुख्यमंत्री बदले हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा लगभग नहीं कर पाया, नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, बाकी सब 2 ढाई साल 4 साल, अभी इस टाइम पर लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का हो जाएगा, लेकिन फिर से वही हुआ जो पिछले साल तक होता है। तो इस तरीके से ये उत्तराखंड का ट्रेंड ही बन चुका है। आगे देखिए, लोकसभा के अंदर हम बात करें अगर, तो हमारी 5 सीट हैं, यानी कि 5 जो है MP उत्तराखंड से चुनकर भेजे जाते हैं देश की सर्वोच्च संसद में। ठीक है ना, जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जाते हैं उसको हम लोकसभा कहते हैं, और वहाँ पर हमारी 5 सीटें जाती हैं, और राज्यसभा जिसमें कि राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं उसमें हमारी 3 सीटें जाती हैं। ओके, अगला देखिए,
न्यायपालिका की अगर हम बात करें, यानी कि जुडिशरी आप जानते हैं राज्यों में अनुच्छेद 214, जो आर्टिकल 214 है वो कहता है कि प्रत्येक जो राज्य है उसके एक राज्य उसमें एक न्यायपालिका होगी, लेकिन संसद जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो राज्य हैं उनकी एक कंबाइंड वाली जो न्यायपालिका है या कंबाइंड उनके लिए कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है ना। तो वैसे तो अभी लगभग सब काफ़ी राज्यों के अपने अपने कोर्ट्स हो चुके हैं। तो इसी क्रम में जब उत्तराखंड बना तो सन 2000 में, तो उसी टाइम पर हमारे नैनीताल में 20वां उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आप सब जानते हैं हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, नैनीताल में, जिसके की प्रथम न्यायाधीश थे अशोक ए देसाई। ओके, चलते हैं आगे। अगला देखिए, अगला हमारे पास है पंचायती राज। सबसे निचले स्तर पर जो हमारी संस्थाएं होती हैं वो होती है पंचायती राज संस्थाएं। और पंचायती राज संस्थाएं जो है दोस्तों त्रिस्तरीय होती हैं, ये आप जानते हैं यार। पहला सबसे ऊपर होता है जिला लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो उसमें होता है आपकी जिला पंचायत। फिर उसके बीच बाद होती है क्षेत्र पंचायत सेकंड नंबर की, और जिसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख। आपने सुना होगा कि गांव में ये प्रमुख चुने गए, ये तो इस तरीके से। और सबसे नीचे होती है आपकी ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम सभा के द्वारा जो है गांव के लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और इसका मुखिया कहलाता है ग्राम प्रधान, ठीक है ना। और उसके लिए न्यूनतम जो आय होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए ग्राम प्रधान चुने जाने के लिए, ठीक है। बाकी कार्यकाल तो आप जानते हैं 5 साल का होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, मार्च 2008 में पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो 50% किसके कब किया गया, 2008 में, मार्च 2008 में। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री माननीय भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे, तो उन्हीं के कार्यकाल में ये 50% आरक्षण दिया गया, ठीक है। चलते हैं आगे। नगर निकाय, अगर नगर निकाय जो होते हैं हमारे जो लोकल बॉडीज होते हैं, आपके नगर पालिका, नगर निगम, ये नगर निकाय के अंदर आती है। तो जो भारत के अंदर 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 38 जो है हमारे पास कुल नगर पालिका परिषद है इस टाइम पर मौजूद है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं यार कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ वो बेसिकली क्या था कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको किस प्रकार से मजबूत किया जाए। तो 73वें में आपका जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज को किया गया, और 74वें के द्वारा नगर पालिकाओं को अधिकार दिए गए। तो इसके माध्यम से 2 अनुसूचियां जोड़ी गई संविधान के अंदर, जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ी गई। और मूल संविधान में कितनी है, 8। तो ये 12 जो अनुसूचियां हैं उसको भी आपने पूरे याद रखने हैं। उसमें 11वीं 12वीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं जो आपका भाषा वाली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो केंद्र राज्य जिसमें एक संबंधों की बात है वो इंपॉर्टेंट। तो सारे ही बल्कि में आप 12 के 12 जो है एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है ये, अरे यार ये तिरछा क्यों हो गया। चलो छोड़ो इसको। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन की। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक अध्ययन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाखू गुफा जो है वो अल्मोड़ा के अंदर पाई गई है। वैसे तो मैंने यहाँ पे इसको चार्ट बना दिया था, पर ये चार्ट तिरछा हो गया, पता नहीं क्या होगा। एक मिनट, इसको ऐसे सीधा करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अब। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा इसको टेढ़ा करके देख लीजिए। प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसमें जो हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल है उसके क्या क्या उपकरण मिले हैं, तो हस्तकुठार मिले हैं, स्क्रैपर यहाँ पर मिले हैं आपको, दिद्रक मिले हैं, खुरचनी मिली है, उसके बाद ये सब मिला है यमुना घाटी, अलकनंदा, पंडित पश्चिमी रामगंगा और घाटी से ओखली मिली है, द्वाराहाट से 72 ओखलियाँ नैनीताल से मिली हैं, और 12 पत्थर चंद्रशेखर मंदिर से मिले हैं। तो उसके अलावा जो है हमारे पास कुछ सवाधान मिले हैं, यानी कि शव का जो है वो अंतिम संस्कार किया गया है, तो वो नौला जैनल अल्मोड़ा से मिले हैं, मलारी गांव चमोली में मिले हैं, और रामगंगा घाटी नैनीताल में मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है ताम्रपत्र, तो बहादराबाद से जो है वो मिले हैं। तो बहादराबाद से आपके गैरिक मृत भांड मिले हैं, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। उसके अलावा ताम्र उपकरण यानी तांबे के उपकरण मिले हैं, और थापली से यहाँ पर कुछ पुरातन उपकरण मिले हैं। अगला यहाँ पर कुछ गुफाएं भी मिली हैं हमारी, वो देखते हैं हम कहाँ कहाँ मिली है। अल्मोड़ा के अंदर आप जानते हैं लोथाप
जो है, और उसके अलावा लाखूडियार, फड़क सीमा, पेटसाल, फल सीमा और कसार देवी। चमोली में आपका ग्वारखा, किमनी, मलारी, और उत्तरकाशी में आपका हुडली और पुरोला। फिर है आपका नैनीताल, तो नैनीताल में नैनी पाताल से आपको कुछ गुफाएं मिली हैं। तो इस प्रकार से ये पुरातन हमारे स्रोत हैं। खैर आगे चलते हैं। अगला आगे हम बात करेंगे अगर उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन की, तो मैंने अभी बात की आपकी लाखों जो गुफा है वो अल्मोड़ा से मिली है। उसके अलावा ग्वारखा गुफा चमोली से मिली है। इन गुफाओं में जो गुफा चित्र होते हैं बेसिकली जो आदि मानवों के द्वारा बनाए गए हैं, उनसे जो है पता चलता है कि भाई इस यहाँ पर किस प्रकार के जो है लोग रहते होंगे या यहाँ पर कभी इनका निवास रहा होगा। फिर हुडली जो है उत्तरकाशी, और उसके अलावा लोथाप अल्मोड़ा। प्रथम जो उल्लेख मिलता है उत्तराखंड का दोस्तों, वो आपका ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम उल्लेख उत्तराखंड का कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के अंदर उत्तराखंड को कहा गया है देवभूमि। ओके, तो देवभूमि उत्तराखंड कहा गया है इसको। उसके अलावा जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें इसको कहा गया है उत्तर कुरु। उत्तर कुरु कहा गया है। उसके अलावा मनीषियों की भूमि कहा गया है, स्वर्ग भूमि कहा गया है। ऐसा बहुत सारे नामों से इसको पुकारा गया है उत्तराखंड। उसके अलावा आप जानते हैं स्कंद पुराण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 5 हिमालयी खंडों की बात की गई है, यानी कि पूरे पूरे हिमालय को इन्होंने 5 खंडों में बांट लिया, जिसमें कि मेनली तो हमारे 2 तो उत्तराखंड में ही हो गए, केदारखंड और आपके मानसखंड। उसके अलावा इसमें नेपाल की बात हो रखी है, और आपका कश्मीर की बात हो रखी है, और कांगड़ा की बात है, और इसकी हाँ कश्मीर की बात है। तो इस तरीके से अलग अलग हिमालयी खंडों की बात है, जिसमें 2 प्रमुख हैं, केदारखंड और मानसखंड, जिसमें जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं यार, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है ये इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जैसे बद्री का आश्रम हो गया, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि। तो केदारखंड मेनली इसको केदारखंड कहा गया गढ़वाल क्षेत्र को। और उसके अलावा इसको कहा गया यहाँ पर जो है एक जगह थी अलकापुरी, जहाँ पर मनुष्यों के पूर्वज थे जो मनु, उनका निवास स्थान माना जाता है। और फ्रेंड्स जो ये केदारखंड वाला क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक था, हरिद्वार से लेकर और नंदा देवी पर्वत तक का इलाका। तो हरिद्वार से लेकर और नंदा देवी जो पर्वत है हमारे, वहां तक का जो इलाका है ये आपका पूरा का पूरा केदारखंड के अंदर आता है। तो इसीलिए इसको माना गया कि ये गढ़वाल है, और उसके आगे का इलाका पूरा कुर्मांचल पर्वत तक पूरा कुमाऊं के अंदर आता है। ठीक है, तो उसी को मानसखंड कहा गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि बाणासुर का भी यहाँ पर राज्य रहा, और उसकी राजधानी थी कहाँ पर, ज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ज्योतिषपुर इसकी राजधानी थी, जो कि बेसिकली जोशीमठ के लिए पुराना नाम कहा गया ज्योतिषपुर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक महाभारत में जब के अलग अलग पर्व हैं आप जानते हैं, तो महाभारत का जो वन पर्व है ये अलग अलग खंड है, मतलब उसके अध्याय, उसमें एक खंड है जिसमें वन पर्व का उल्लेख है, जिसमें उल्लेख है कि जो लोमस ऋषि है उसके साथ जो है पांडव इस क्षेत्र में आए थे, और यहीं से पांडव स्वर्ग चले गए। तो ये इसमें जिक्र है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो यहाँ पर कुछ पुलिंद और किरात जो जातियां हैं उनका आधिपत्य रहा, और यहाँ पर एक पुलिंद राजा जो है सुबाऊ की बात हुई है, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। ओके, फिर उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ है, बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम, ये 2 फेमस चीज़ जो है उत्तराखंड के अंदर उस टाइम पर उस पुरातन काल में हुआ करती थी, जो कि प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, जहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे, विद्या को ग्रहण करने आते थे। तो आप जानते हैं कण्वाश्रम पौड़ी में है, और आपका मालनीन जो नदी है उसके तट पर चौका घाट नामक जगह है, वहाँ पर जो है यहाँ पर ये आश्रम स्थित है। इसी आश्रम में जो है रचना की है कालिदास ने, किसकी, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते हैं कालिदास ने इसमें शकुंतला और जो दुष्यंत है उनके प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। उन्हीं का जो पुत्र है भरत, जो आगे चल के जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ें लिखी गई है ये यहीं पर हुआ, और यहाँ पर ये जगह है चौका घाट। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। फिर उसके बाद हम कुमाऊं क्षेत्र की तरफ अगर चलें, तो इसमें आपका मानसखंड है, और इसको कुर्मांचल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बेसिकली कुर्म जो पर्वत था वहाँ पर कुछ कच्छप अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, तो उसके नाम से ये हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, तो पुरानी जो जनजातियाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्यानग, नाग, इन जातियों के निवास का इनके निवास का पता चलता है, या उनके निवास का साक्ष्य मिलता है। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली
सॉरी, मुख्य रूप से यही जो जातियां हैं, ये जनजातियां हैं, ये पुरातन यही उत्तराखंड के मूल निवासी थे। बाकी जितने भी लोग हम लोग आए हैं बाहर से ही यहाँ पर आए हैं। कोई राजपूतों से आए हैं, कोई कहीं से आया है, कोई मराठों से भाग के आया है, कोई कहीं से भाग के आया है। तो वो सब बात की बात है, मेनली जो है ये जनजातियां ही उत्तराखंड के मूल निवासी थे। ठीक है। उसके अलावा जो है जाखन देवी जो मंदिर है अल्मोड़ा, यहाँ पर आप जानते हैं यक्षों के निवास की पुष्टि की गई है। ओके, चलते हैं आगे। आगे है अशोक का कालसी शिलालेख। तो अशोक का आप जानते हैं कि फेमस जो शिलालेख है वो कालसी के अंदर स्थित है। 275 ईस्वी पूर्व का ये शिलालेख है। तो इसमें जो है अभिषेक कह रहा हूं मैं, अशोक ने अपनी उत्तरी सीमा का उल्लेख किया है कि भाई यहाँ तक मेरी उत्तरी सीमा है। और इस शिलालेख पे उन्होंने लिखा है कि मैंने जो है अपने राज्य के में जो है लोगों के लिए अस्पताल खुलवा दिए हैं, जीव जंतुओं के लिए अस्पताल खुलवा दिए हैं, और उनकी हत्या नहीं की जाए, और जो है किसी भी प्रकार की जो हिंसा ना की जाए, इस प्रकार के संदेश लिखे गए हैं। मैंने आपको बताया भी था ये हिस्ट्री के अंदर कि किस प्रकार से जो कलिंग का युद्ध है उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार के काम करने शुरू हुए, और ये सब युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति पर वो आ गए, और बुद्ध धर्म के जो उनके संदेश थे उनको प्रचार प्रसार उन्होंने इस प्रकार से किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये शिलालेख है ये पाली भाषा में है, ये याद रख लेना। और इस शिलालेख में यहाँ के जो निवासी हैं उनको पुलिंद कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, तो पुलिंद कहा गया है, और इस पूरे क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। ठीक है। अगला यहाँ पर आगे हम बात करेंगे लाखा मंडल। तो लाखा मंडल जो है वो वहाँ से हमें प्राप्त हुआ है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख, जो कि यादवों का, इसमें लिखा गया है कि भाई यहाँ पर जो यादव वंश हैं उसका राज हुआ करता था, यानी यदुवंशी यहाँ पर राज करते थे इस क्षेत्र में, लाखा मंडल वाले क्षेत्र में। और ये राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा त्रिशूल जो लेख है वो आपका गोपेश्वर और बाड़ाहाट से जो है वो प्राप्त हुआ है। और वो उसमें बेसिकली पहला तो जो गोपेश्वर से त्रिशूल लेख है उसमें नागपति नाग का जिक्र है, जो कि नाग शासक था, तो वो पहले इसने बनाया होगा ये शिलालेख, ये सॉरी त्रिशूल लेख। और फिर अशोक चल ने बाद में इसमें कुछ परिवर्तन किया। तो इससे पता चलता है कि ये अशोक चल तो बेसिकली नेपाल का राजा था जिसने बाद में आक्रमण किया था, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अगला हम बात करें अगर ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में हमारे पास कुणिंद, यहाँ पर जो कुणिंद राजवंश है उसने शासन किया, और उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति ये थी, आप सब जानते हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति। तो कुणिंद राजवंश जो है ये यहाँ पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी, जिसका शासक था अमोघ भूति। ओके, आगे यहाँ पर जो दोस्तों आगे चल के यहाँ पर एक और साम्राज्य देखने को मिलता है, वो है कृतपुर राजा। हालांकि ये जो है ये स्वतंत्र नहीं था, ये एक किसी के अधीन थे ये, तो ये अधीन एक राज्य था, इसके संस्थापक कुणिंद ही थे। ठीक है ना। तो कुणिंद जो है वो बाद में इनकी शक्ति कमजोर हुई, तो इस प्रकार से ये राज्य बिखर गया। और उसके बाद 5वीं सदी में यहाँ पर नागवंश की स्थापना हुई। 5वीं सदी तक आते आते नागवंश की स्थापना हुई। फिर आगे आगे 6वीं सदी में शताब्दी में आके कन्नौज के जो मौखरी राजवंश था उन्होंने यहाँ पर इसकी सत्ता कायम की, यानी उनका जो शासन चला। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जो मौखरी जो शासक है उसकी जो ग्रहवर्मन इसकी हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो है शासन चला गया किसके हाथ में, हर्ष के हाथ में। ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के हाथ अधीन जो है उत्तराखंड रहा। और इस हर्षवर्धन का जो आपका जो कवि है दरबारी कवि, उसका नाम क्या है आपका, हर्षचरित्र बाण भट्ट, सॉरी। तो उसी ने हर्षचरित्र की रचना की थी, और उसमें उसने उल्लेख किया है कि यहाँ पर ह्वेन सांग नाम का जो है आदमी वो आया था इसके टाइम पे, जब हर्ष का यहाँ पर शासन था। तो उसने इस क्षेत्र को क्या कहा था, पोलीहीमो पूलो, तो ये इसने कहा था। अब इसका चाइनीज में कुछ मतलब होता होगा, तिब्बती में, तो ये हम नहीं जानते। खैर, उसके अलावा जो है कनिंघम जो एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने माना है कि गढ़वाल और कुमाऊं का पूरा जो क्षेत्र है वो क्या था, ब्रह्मपुर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि आगे चल के हर्ष की मृत्यु हो गई, और हर्ष की मृत्यु होने के बाद जो है यहाँ पर गढ़वाल के अंदर या उत्तराखंड के अंदर एक अराजकता का युग चालू हुआ।
जो अलग राज्य थे वो छोटे छोटे उसमें बढ़ गए और वो आपस में ही लड़ने लग गए। तो उसमें 3 राज्य मुख्य हैं, पहला है ब्रह्मपुर, फिर है शत्रुघ्न और फिर गोविषाण। तो ब्रह्मपुर इसमें सबसे बड़ा राज्य था हर्ष की मौत के बाद, जब ये 3 छोटे छोटे राज्य यहाँ पर बने। फिर उसके अलावा गोविषाण जो है वो कौन सा है, वर्तमान का जो काशीपुर है यहाँ पर गोविषाण की, जो उस टाइम का जो गोविषाण था उसकी पुष्टि हुई है। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कार्तिकेय पूर्व वंश की। तो फ्रेंड्स कार्तिकेय पूर्व वंश जो है वो 700 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना, सॉरी 700 ईस्वी पूर्व कह रहा हूँ मैं, 700 ईस्वी में इसकी फाइनली यहाँ पर स्थापना हुई। और इसने शुरू के जो 300 साल हैं इसकी जो राजधानी वो जोशीमठ में रही। और जोशीमठ कहाँ पर है, चमोली के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जोशीमठ के पास एक जगह है कार्तिकेयपुर, तो वहाँ पर इनकी राजधानी रही शुरुआती 300 सालों तक। लेकिन बाद में इनकी जो राजधानी वो शिफ्ट हुई कहाँ पर, कत्यूर घाटी बैजनाथ के अंदर। तो बैजनाथ में जो बैजनाथ के वाला इलाका जो है वो कत्यूर घाटी कहलाता है, तो वहाँ पर जो है इनकी राजधानी शिफ्ट हुई। ठीक है, इसके जो प्रथम राजा थे कार्तिकेयपुर राजवंश के, ये थे बसंत देव। आगे नेक्स्ट है निम्बर देव। तो फ्रेंड्स इसके जो डिटेल वीडियो हैं वो तो हिस्ट्री के वीडियो आप पढ़ लेना, इसमें मैंने केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं। तो इसमें जो प्रमुख राजा था वो था निम्बर देव, जिसने कि जागेश्वर के अंदर विमानों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो विमान मतलब कौन से विमान, उड़ने वाले विमान नहीं, बल्कि मंदिर, छोटे छोटे जो मंदिर होते हैं ऐसे ऐसे, वो छोटे छोटे मंदिर आपने देखे होंगे, उनकी एक श्रृंखला होती है, तो उन्हीं को विमान कहते हैं। तो उनका निर्माण यहाँ पर निम्बर देव के द्वारा कराया गया था। उसके अलावा इष्टगण ने समस्त जो उत्तराखंड है उसको एक सूत्र के अंदर बांधने का पहली बार प्रयास किया था, तो ये इसलिए जाना जाता है। और उसके अलावा इसने नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश व नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो ये बात भी याद रखना। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख घटना होती है इस काल में कार्तिकेयपुर राजवंश में, आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में आगमन इनका हुआ, और 820 ईस्वी में केदारनाथ में इन्होंने शरीर त्याग दिया। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर शंकराचार्य का आगमन हुआ तो उस टाइम पर यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी हावी होने लग गया था, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था। तो वापस जब शंकराचार्य जी यहाँ पर आए इस टाइम पर, तो उन्होंने यहाँ पर जो हमारे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब मंदिर हैं इनका जीर्णोद्धार करवाया। उसके अलावा जो ज्योतिर्मठ हैं उनकी स्थापना की, और फाइनली 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तब से ही उनकी जो क्या बोलते हैं वो समाधि वहीं पर है, और उसको वर्तमान में आप जानते हैं कि सरकार उसको नए तरीके से रेनोवेट करवा रही है, ताकि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करें। ठीक है, फिर अगला है कत्यूरी शासक। तो कत्यूरी जो शासक है उसमें अगला जो वंश है दोस्तों वो आप जानते हैं कत्यूरी वंश आया है। तो कत्यूरी शासक में कुछ खास नहीं है, इसमें आसंती देव जो है उसने जो है जोशीमठ को राजधानी बनाया, जोशीमठ के पास रणचूला कोट जो है उसको राजधानी बनाया। और उसके बाद जो है इसका अंतिम शासक पूछा जाता है तो वो था ब्रह्मदेव, और कहीं कहीं इसका नाम बीरमदेव भी है। ठीक है, और ये काफ़ी अत्याचारी शासक था, ये बात याद रखना। तो ब्रह्मदेव या बीरमदेव दोनों इसी के नाम है। अंतिम शासक था कत्यूरी शासक। फिर इसी के टाइम पर और प्रमुख घटनाएं हुई। 1398 में तैमूर लंग जो है उसने हरिद्वार के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा जो नेपाल नरेश 1191 में अशोक चल है उसने भी यहाँ पर आक्रमण किया। तो इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि इसका अभिलेख जो है त्रिशूल अभिलेख में भी इसका जिक्र है। फिर आगे हम बात करें कुमाऊं के चंदवंश। फ्रेंड्स यहाँ पर जो चंदवंश और पंवार वंश आएंगे उनकी जो डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसमें हमने पूरा चीज़ें देखी थी डिटेल से, यहाँ पर मैं उसका केवल इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कुमाऊं वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, सोमचंद। ओके, और आपके परीक्षावाणी के अंदर इसको थोरचंद दिया गया है वो, लेकिन वो बाद के अंदर वो उसका संस्थापक नहीं है वो, हालांकि उसमें दिया गया लेकिन आयोग उसको सोमचंद ही मानता है। ठीक है, तो आयोग के हिसाब से ही हम चलेंगे, क्योंकि पहले इसने स्थापना कर दी थी, बीच में इनका कुछ पतन हुआ और बाद में फिर 1200 ईस्वी के आसपास दोबारा से थोरचंद ने उसको पुनर्स्थापित किया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कुमाऊं के चंदों की, तो हम जानते हैं कि भाई राजधानी जो है इनकी पहले जो है वो चंपावत थी, और फिर चंपावत से इनकी राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट हुई। तो इसकी शुरुआत किसने की, 1512 में भीष्मचंद के द्वारा इसकी शुरुआत हो गई थी, और 1560 तक आते आते जो है कल्याण चंद थर्ड के टाइम तक आते हुए ये फाइनली जो है अल्मोड़ा के अंदर शिफ्ट हुई, जहाँ पर उन्होंने एक किला भी बनाया था। ठीक है ना, तो उसको कौन सा किला था, वो खगमरा का किला। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर है आपके पास सबसे शक्तिशाली राजा जो है इसका जो हुआ है
चंदों का वो है गरुड़ ज्ञानचंद्र। ठीक है, तो गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, डिटेल आपने पढ़ी होगी चंद्रवंश की, पढ़ लेना चाहे तो मेरे इस चैनल पर भी वीडियो इसका पढ़ा हुआ है डिटेल में। फिर इसमें कुछ किले इनके याद रखने, खगमरा का किला जो है वो भीष्मचंद्र ने बनाया था 1555-60 के बीच में अल्मोड़ा के अंदर। फिर लाल मंडी का किला जो है वो कल्याण चंद्र के टाइम पे बना, इसी को फोर्ट मैरा के नाम से जाना जाता है। फिर राजमूंगा का किला सोमचंद जो है उसने बनाया, चंपावत के अंदर स्थित है। और बाणासुर का किला ये आपका चंपावत दोहा घाट देवधुरा के पास स्थित है, और इसी को जो है आप इसको क्या बाणासुर नाम के एक दैत्य ने बनाया था। ठीक है, तो देवीधुरा आपको जानते हैं वहाँ पर कितना फेमस जो है वो मेला लगता है रक्षाबंधन के मौके पर, तो ये बातें कुछ याद रखनी है आपको। फिर आपके पास अगला जो है हमारे पास लास्ट इसमें चीज़ है वो है 17, इसके बीच के राजा रोजा सब आप पढ़ लेना। और पहले तो आपने ये चीज़ पढ़ ली होगी, मैं उस उतना सब अगर इसमें लिखने लग गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो खैर आप लोग उसको देख लेना दोस्तों। 1790 में फाइनली जो इनका अंतिम राजा था वो है महेंद्र चंद। तो आप जानते हैं 1790 में जो गोरखे थे उन्होंने अटैक करा कुमाऊं के ऊपर, और गोरखाओं और महेंद्र चंद जो अंतिम राजा उनके बीच में हवाला बाग का युद्ध हुआ। और फाइनली उसमें हवाला बाग का जो युद्ध हुआ उसमें जो ये महेंद्र चंद था ये मारा गया, और गोरखाओं का यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चंद वंश का जो अंत हुआ कुमाऊं के अंदर। फिर अगले ही साल इन्होंने गढ़वाल पर अटैक किया, लेकिन गढ़वाल में वो उस साल जो है वो फिर संधि हो गई गढ़वाल के राजा के साथ, फिर वो वापस चले गए और बाद में उन्होंने फिर अटैक किया। हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। फिर हमारे पास जो है गढ़वाल का जो परमार वंश है उसकी बात करें तो 9वीं जो शताब्दी है उसमें आप जानते हैं कि गढ़वाल जो है वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, और वो छोटे छोटे राजा थे उनको ठकुरी राजा कहा जाता था। बेसिकली वो पहले सामंत हुआ करते थे, बाद में वो स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया अपने अपने क्षेत्र में। तो इतने छोटा तो हमारा उत्तराखंड है, गढ़वाल है, उसमें 52 राजा रहते थे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा उनका साम्राज्य रहा होगा। ठीक है, तो उनके छोटे छोटे किले हुआ करते थे, तो उन्हीं को क्या कहते थे, ठकुरी राजा कहते थे। और उनमें जो सबसे शक्तिशाली आप जानते हैं वो चांदपुरगढ़ था, जहाँ का राजा भानु प्रताप था। और 888 ईस्वी में इस क्षेत्र में आया कौन, कनकपाल, जो कि कहाँ से आया था, गुजरात से आया था। और उसने यहाँ पर फिर उससे इसकी बेटी से शादी की भानु प्रताप की, और फाइनली यहाँ पर परवार वंश की नींव को रखा था। फिर इसके बाद जो भी इनका शासन चला 888 से लेकर 1949 पूरे आज़ाद होने तक इनका पूरा चला। तो इसमें टोटल इनके 60 राजा यहाँ पर बने, और इन 60 राजाओं में जो सबसे खतरनाक राजा है वो है 37वां राजा जो है अजय पाल। ठीक है, मतलब पुराने टाइम के राजाओं में अजय पाल सबसे जो है शक्तिशाली रहा, जिसकी राजधानी थी जिसने राजधानी देवलगढ़ शिफ्ट की सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है श्रीनगर इसने राजधानी शिफ्ट की 1517 में। ठीक है, एक मिनट दोस्तों मैं जरा पानी पी लेता हूँ। तो इसने राजधानी फाइनली 1517 में श्रीनगर को शिफ्ट किया। आप जानते हैं कि 52 गढ़ों को जीतने वाला ये एकमात्र जो है राजा था जिसने पूरे 52 गढ़ जीते थे, अजय पाल। ठीक है, उसके बाद बात है कि ये जो है वो जब ये परमार थे, ये वंश वाले जो ये बाद में ये शाह कैसे हुए, तो ये दोस्तों ये बहलोल जो लोधी था, दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, तो उस टाइम पर बहलोल जो लोधी है उसने इसको शाह की उपाधि दी, किसको, बलभद्र शाह को। तो इसके बाद के जितने राजा थे वो आपके शाह हो गए। ठीक है ना, अगला देखिए। फिर इनका जो शासन है वो लगातार चलता रहा। 1791 में इन गढ़वाल पे आप जानते हैं कि गोरखों का जो है आक्रमण हुआ। ओके, और फाइनली 1803 के अंदर गोरखों का उस टाइम पर आक्रमण हुआ तो संधि हो गई। फिर इनको कुछ पैसा वैसा दे के 25,000 रुपये कुछ महीने देने की बात हुई, और वो अपना निकल गए नेपाल। लेकिन 1803 में भूकंप जब आया गढ़वाल के अंदर तो गढ़वाल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, राजा का महल भी टूट गया। तो इस वजह से इस मौके का फ़ायदा उठा के नेपाली जो आपके सेनापति थे अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया, इन्होंने इनके नेतृत्व में सेना ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। और फाइनली जो है 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा में आपका युद्ध हुआ। खुड़बुड़ा जो है घंटाघर के पास ही है। तो फ्रेंड्स खुड़बुड़ा जो क्षेत्र है उसमें युद्ध हुआ आप जानते हैं, जिसमें कि प्रद्युमन शाह जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरीके से प्रद्युमन शाह यहाँ पर मारा गया, और इनके एक लड़के को जो है वो जो गोरखा थे वो अपने साथ नेपाल ले गए। ठीक है, फिर उसके बाद 28 दिसंबर 1815 को
फाइनली जो है आप जानते हैं बाद में कुछ साल तक जो इसका जो लड़का था वो लगातार सुदर्शन था जो है वो कोशिश करता रहा। फिर उसने बाद में अंग्रेज़ों से मदद मांगी, अंग्रेज़ों से मदद मिली और फाइनली अंग्रेज़ों ने इन गोरखों को यहाँ से भगाया और वापस से जो है वहाँ पर इसका राज इसको दे दिया। लेकिन उसमें आधा जो राज्य था वो चला गया अंग्रेज़ों के पास, आधा बचा टिहरी वाला जो क्षेत्र है वो बचा इनके पास, पंवार वंश के पास। और फाइनली टिहरी, श्रीनगर से टिहरी जो है स्थानांतरित कर दी राजधानी और राजा बना कौन? सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह के टाइम से ही जो है वो आप कह सकते हैं ये एक नया काल था जहाँ पर राजधानी टिहरी थी और यहाँ टिहरी, यहाँ से लेकर और पूरा का पूरा आज़ादी तक यहीं पर टिहरी के अंदर ही इनका रहा। ठीक है ना। तो इस तरीके से पंवार वंश चला। फिर उसके बाद हम बात करें कुछ गोरखा शासन की, तो गोरखा शासन जो है लगभग कितने साल तक रहा? 15 सालों तक गढ़वाल के अंदर रहा। तो यहाँ पर इनका जो शासन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार मचाए लोगों के ऊपर। आप जानते हैं कि इनके तरह तरह के टैक्स लगाते थे और इनके बेतुके जो हैं वो सजाएं देते थे, किसी को हाथ काटने की सज़ा, पैर काटने की, कढ़ाई में तलने की, मतलब इनके कोई इस प्रकार की कोई लॉजिक नहीं थे यहाँ इनके। और किसी के घर में भी लूटपाट होती थी, बहुत ज़्यादा इनका अत्याचार था। तो उन्हीं के अत्याचार वाले शासन को कहा जाता है क्या? गोरखियानी कहा जाता है उत्तराखंड में। फिर आप जानते हैं यार 27 अप्रैल 1815 को कर्नल जो जब वापस से आप जानते हैं कि यहाँ पर 1815 के बाद जो है वो फिर से आधा जो मतलब टिहरी को छोड़कर जो बाकी का उत्तराखंड था वो चले गए अंग्रेज़ों के पास। और जब अंग्रेज़ों के पास चला गया तो अंग्रेज़ों ने फिर अपने हिसाब से उसका शासन चलाया। तो 1815 में जो कर्नल गार्डनर था ये पहला यहाँ पर इनका कमिश्नर नियुक्त हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कर्नल गार्डनर और नेपाली जो शासक बमशाह है इसके मध्य एक संधि हुई है ना। तो नेपाल के शासक बेसिकली वो चाहते थे कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। फिर 28 नवंबर 1815 को फाइनली इनके बीच में संगौली की संधि हुई। कहाँ पर? बिहार के अंदर, बिहार के चंपारण जिले में संगौली स्थित है, ये हम सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स बिहार के अंदर फाइनली संधि हुई, लेकिन फिर भी जो है ये जो गोरखे थे वो मान नहीं रहे थे। जो गोरखा शासक था वो इस संधि को मानने को तैयार नहीं था। तो फिर अंग्रेजों ने जो सेना थी वो नेपाल के ऊपर चढ़ा दी, काठमांडू के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो फिर उसके बाद वो उनको मजबूरी में झुकना पड़ा, क्योंकि ये थे अंग्रेजों की सेना थी वो जाहिर सी बात है ज़्यादा पावरफुल थी, आधुनिक सेना थी। तो फाइनली जो है मार्च 1816 के अंदर इनको स्वीकार करना पड़ा संगोली की संधि को। तो इसीलिए जो है कहीं कहीं जो है एग्जाम के अंदर ये 1816 भी इसकी डेट आ जाती है। तो खैर वो हमें डेट के हिसाब से देखना होता है। वैसे तो 28 नवंबर 1815 में ही ये संधि हुई थी और स्वीकार 1816 में किया गया था। ओके। फिर अगर हम बात करें, जैसा अभी मैंने बताया कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना पहला गवर्नर जो है नियुक्त किया कर्नल गार्डनर को। ठीक है। और उसके अलावा 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल है उसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस, उसको श्रीनगर से इन्होंने पौड़ी शिफ्ट किया 1840 में। फिर उसके अलावा जो है 1854 में नैनीताल जो है मुख्यालय बना, किसका? कुमाऊं का। तो कुमाऊं का मुख्यालय जो है उन्होंने, मतलब उनका जो पहले तो वही था ना पूरा, केवल कुमाऊं तो था, बाकी पूरा टिहरी के अंदर था। तो उसका मुख्यालय इन्होंने बनाया नैनीताल को, और गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल जो है उसका मुख्यालय बना दिया पौड़ी को। और फ्रेंड्स हाँ, तो यहाँ पर जो ये चीज़ आती है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई, तो वो भी यही डेट है। ओके। फिर जो गढ़वाल मंडल है उसकी तो 1869, उसके तो बहुत बाद में बना था वो। ठीक है। खैर आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या हुआ था उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में तो बेसिकली ज़्यादा कुछ यहाँ पर प्रभाव नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो ऑलरेडी, उन्हें मतलब यहाँ पर ना तो उतना ज़्यादा टैक्स था और ना उतना ज़्यादा यहाँ पर संचार था। तो उत्तराखंड के लोग राजनीतिक रूप से उतने जागरूक तो थे नहीं। और फिर ये ऐसा पर्वतीय क्षेत्र था जो कि बाकी देश से कटा फटा ही था, मतलब कनेक्टिविटी ना के बराबर थी। तो इसलिए बहुत बड़ा यहाँ पर कोई ऐसा क्रांति तो नहीं हुई थी। छोटे मोटे जो हैं, जो थोड़ा बहुत उस समय के जागरूक लोग रहे होंगे, उनके माध्यम से ये क्रांति हुई, जिसमें कि नाम सबसे इम्पोर्टेंट है कालू मेहरा का, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। और ये आपके चंपावत के बिसुंग गांव के रहने वाले थे, तो ये बात याद रखना। फिर उसके अलावा कुछ छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पर उस दौरान हुई थी, जैसे कि 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1871 में अल्मोड़ा अखबार जो है उसका प्रकाशन हुआ। तो इनके माध्यम से जो उस टाइम के बुद्धिजीवी लोग होंगे वो क्या करते थे, अपने विचारों को रखते थे,
जो सारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक मंच पर आके आपस में विचार विमर्श करते थे और उनके एक तरह से राजनीतिक चेतना का विकास करते थे। फिर आपके पास 1903 के अंदर हैप्पी क्लब जो है उसकी स्थापना की पंडित गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। 1912 में हम जानते हैं अल्मोड़ा में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1914 के अंदर विक्टर मोहन जोशी, आपके बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीव लाल और हेमंत चंद इनके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई। इसी के बाद आप जानते हैं 1916 में जो है देश में भी जो है वो होम रूल जो आंदोलन चला, तो उस टाइम 1914 से ही उसकी बात चलने लगी थी, तो इन्होंने पहले ही उत्तराखंड में उसको चला दिया। ठीक है, तो देश में किसने चलाई थी दोस्तों ये होम रूल लीग? तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो ये भी याद रखना, जो देश का इतिहास है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पूरा बता रखा है। फिर आगे जाके क्या क्या हुआ, 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इनके द्वारा की गई 1918 के अंदर। फिर 1916 के अंदर आप जानते हैं कुमाऊं में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई और आगे जाके 1926 में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1921 तक आते थे, यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन भी होने लगे, जिसमें कि कुली बेगार आंदोलन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत इन्होंने जो है बागेश्वर में आप जानते हैं सरयू नदी के किनारे जो है कुली बेगार देने से मना कर दिया और उसके रजिस्टर नदी में फेंक दिए और उसके बाद से कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर हुई थी, इसकी जो डेट है उसको भी पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ इसमें है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में पेशावर कांड हुआ, जिसमें कि 2/18 गढ़वाल राइफल के जो सेनानायक थे वीर सिंह चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया और इसके बाद ही मोतीलाल जो नेहरू हैं वो काफ़ी इनसे प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए गढ़वाल दिवस जो है पूरे देश में मनाएंगे। ओके, और फिर उन्होंने गांधी जी ने इसको गढ़वाली की उपाधि दी थी। ठीक है ना, तो ये भी कुछ बातें याद रखने वाली। फिर 1937 में आप जानते हैं कि गांधी जी जो उस दौरान पूरे देश में इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, तो वो उत्तराखंड भी आते रहते थे। फिर चनौदा के अंदर जो है शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना हुई। ओके, फिर उसके बाद सल्ट, यहाँ पर जो आंदोलन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई, सल्ट जो क्षेत्र है जिसको कि खुमाड़ वाला जो एरिया है सल्ट में, सल्ट क्षेत्र जो क्षेत्र है पूरा, वहाँ पर खुमाड़ जगह है, जो वहाँ पर हुआ कि जो आंदोलनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें जो है वो उन पर गोली चला दी गई, जिसमें 2 जो सगे भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। तो उस कारण से जो है गांधी जी ने इस क्षेत्र के योगदान को देखते हुए इसको क्या कहा कि कुमाऊं का बारदौली है। ठीक है, और उत्तराखंड के जो गढ़वाल के अंदर भी इस प्रकार की घटना हुई थी, तो वो कहाँ पर होती है, गुज्जड़ू क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है गढ़वाल का बारदौली। इसके बाद जो दोस्तों इस स्थान पर जो ये घटना हुई थी ये 5 सितंबर 1942 को हुई थी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसलिए जो है 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में इस क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे जो है इस दौरान क्या क्या हुआ, 1941 में कौसानी जो है वहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई, किसके द्वारा, सरला बहन के द्वारा। सरला बहन कौन थी, ये गांधी जी की फॉरनर एक शिष्या थी और इसका असली नाम था हाइला मैन। ठीक है, तो ये था। फिर आगे जा फिर और भी इनकी 1-2 और शिष्याएँ थी, उनका नाम पढ़ लेना जो अंग्रेज शिष्याएँ थी। फिर आपका 1939 में श्रीदेव सुमन जो हैं वो, हम जानते हैं कि यार श्रीदेव सुमन ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था। 1939 में प्रजामंडल की उन्होंने स्थापना की, वो चाहते थे बेसिकली कि टिहरी के अंदर उत्तरदायी जो शासन है उसकी स्थापना की जाए। फिर उसमें जो है 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की फाइनली भूख हड़ताल उन्होंने की जेल के अंदर और उनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की और उनकी जो शासक थे उसके ऊपर तो क्या प्रभाव पड़ना था, तो उन्होंने इनकी बात को नहीं माना और फाइनली उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके अलावा इस दौरान क्या क्या हुआ, डोला पालकी आंदोलन बहुत फेमस है, 1930 में जयानंद जो भारतीय हैं उनके नेतृत्व में चलाया गया। फिर आपके पास कोटा खर्रा, तो कोटा जो खर्रा आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन था, याद रखना। फिर एक आंदोलन और चला, नशा नहीं रोजगार दो, 1984 के अंदर। फिर उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के अंदर कुछ और घटनाएं हुई थी। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन हुआ 25 जुलाई 1979 को और ये मसूरी के अंदर हुआ डीडी पंत जी के द्वारा। ओके, फिर आगे जाके आपके पास 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ शोभन सिंह जीना के द्वारा। फिर 1993 में मुलायम जी सरकार थी उत्तर प्रदेश में,
तो उस टाइम पर ये मांग बहुत तीव्र हो चुकी थी दोस्तों उत्तराखंड की। तो फाइनली जो है सरकार जो है उसने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और एक समिति का गठन करेंगे रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में, जिस समिति को विचार करना था कि उत्तराखंड का किस प्रकार से गठन किया जाएगा, क्या क्या उसके अंदर संरचना होगी और क्या क्या उसका स्ट्रक्चर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपना था। तो अगले साल ही उन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंप दिया। फाइनली 21 जून जो है 1994 को सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन लगातार चलता रहा दोस्तों। 1 सितंबर को 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा नामक स्थान पर जो है आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चली और फाइनली 30 से ज़्यादा आंदोलनकारी मारे गए। तो उसको खटीमा कांड के नाम से आप जानते हैं। फिर उसके बाद अगले ही दिन इसके विरोध में मसूरी कांड हुआ। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1994 को भी लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर रामपुर तिराहा उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पुलिस ने उनको रोक लिया, आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। इसमें भी कई आंदोलनकारी मारे गए, कई औरतें इसमें मारी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने संघर्षों के बाद उत्तराखंड निर्मित किया गया है। फिर दोस्तों 15 अगस्त 1996 को फाइनली वो दिन आ गया जब प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि हम क्या करेंगे, उत्तराखंड राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के राज्य के निर्माण की उन्होंने घोषणा कर दी और 1 अगस्त को फाइनली ये लोकसभा से, 10 अगस्त को राज्यसभा से और 28 अगस्त को फाइनली के.आर. नारायण की मंजूरी के बाद उत्तराखंड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ें चली। अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड का जो विस्तार है अक्षांशीय तथा देशांतीय। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं इसको सीधा करना भूल गया हूँ। तो टोटल दोस्तों ये आपका पूर्व से पश्चिम तक 398 किलोमीटर है। ऐसे में अरे यार 398 इस तरीके से है और यहाँ से यहाँ तक 320 किलोमीटर का ये टोटल आपका डिस्टेंस है। तो ये आपका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। 28 डिग्री 43 नॉर्थ से और 31 डिग्री 27 मिनट तक। और यहाँ पर अगर हम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट देखें तो 77 डिग्री 34 मिनट से और 81 डिग्री 2 मिनट तक ये विस्तार टोटल है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की, किस प्रकार से भौगोलिक रूप से विभाजित है। तो हम जानते हैं यार उत्तराखंड जो है वो टोटल यहाँ पर हमारे 3 जो है प्रमुख इलाके हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो इलाका है वो है हिमालय, जिसमें कि 3 हमारे भाग आते हैं। वो आते हैं बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो लगभग 4500 से लेकर 6000 मीटर की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वो बृहत हिमालय के अंदर हैं। 4500 मीटर के लगभग जो इलाके हैं वो लघु हिमालय में है और 1200 से लेकर 1800 मीटर का जो इलाका वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर अगर हम बीच का संक्रमण वाला एरिया कहें तो वो 2 प्रकार से विभाजित है, तराई और भाबर और तराई। ठीक है, तो ऊपर का जो उबड़ खाबड़ वाला भाग है जहाँ पर कि मेनली मोटा जो गारा गुरा है, नदी से बड़े जो पत्थर हैं वो आके वहाँ पे छूट जाएंगे तो वो इलाका पथरीला हो जाएगा, तो वो भाबर है। और उसके बाद नीचे जो है वो जो है केवल जो गाद है वो पतला वाला गाद जो है वो निचले इलाकों में बिछेगा, तो वो इलाके क्या कहलाएंगे, तराई वाले इलाके कहलाएंगे। फिर उसके बाद उत्तर का जो मैदान है इसका भी कुछ भाग है जिसमें कि मेनली खादर और बांगर है। और इसमें मैंने लिखा हुआ है ओल्ड और न्यू। ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बांगर जो है वो पुराने मैदान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं। जो खादर होता है उसमें हर साल बाढ़ का पानी आता है तो नई मिट्टी आती है, तो इसलिए ये नए क्षेत्र होते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि लघु और हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो इनके बीच में भी एक घाटी वाला एरिया है जिसको कि आप पश्चिम में जो है दून कहते हैं और पूर्व में द्वार कहते हैं, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद अगर हम राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो फ्रेंड्स ये आप मैप में देख लीजिए, इस प्रकार से जो है मैप हमारा उत्तराखंड का है। तो मैप में जो है अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो हम जानते हैं नेपाल है और उत्तरी सीमा में तिब्बत है, तिब्बत जो कि चीन का ही पार्ट है, मतलब चीन ने उस पर कब्जा कर रखा है जो भी है, लेकिन है तो उन्हीं के कब्जे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे जो है हमारे सीमा बनती है उत्तर प्रदेश से और इस साइड जो है वो सीमा बनती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और हरियाणा से कोई भी सीमा नहीं बनती है, ये मैं पिछली एक बार वीडियो में मैंने गलती से बता दिया था, हरियाणा के साथ कोई सीमा नहीं बनती है। फिर पश्चिम में अगर हम प्राकृतिक सीमा की बात करें तो टोंस नदी है और पूर्व में काली नदी है। और उसके अलावा दोस्तों पिथौरागढ़ जो है वो ऐसा जिला है जो कि चीन व नेपाल दोनों के साथ ही सीमा बनाता है। ठीक है,
तो ये कुछ प्रमुख बातें उत्तराखंड की उसके बारे में। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फ्रेंड्स बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मेनली दो प्रकार से हम बात करते हैं। इसमें होता है, एक तो होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो जीव जंतु हैं उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही रखा जाए, सेव किया जाए, तो वो होगा इन सीटू। जैसे जिसमें आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अगर हम एक्स सीटू की बात करें तो एक्स सीटू में क्या होता है, जो उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। जैसे कि आपका चिड़ियाघर हो गया, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, जीन बैंक, ये सारे के सारे आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। तो इसमें हमारे सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो हम जानते हैं यार कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे फेमस है, 1936 में बना था, तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। फिर 1957 में जो है वो जिम कॉर्बेट जो कि एक शिकारी थे उनके नाम पर जिम कॉर्बेट कर दिया गया, और तब से ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फाइनली 1 नवंबर 1973 को इसको पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, जहां पर टाइगर्स को संरक्षण दिया जाता है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। फिर आगे हम बात करें अगर सेकंड, तो वो है गोविंद नेशनल पार्क। इसमें 1980 के अंदर बना, ये उत्तरकाशी के अंदर स्थित है। फिर आपके पास अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली में स्थित है, 1982 के अंदर दोस्तों ये बना था। और ये मस्क डियर के लिए फेमस है और मोनाल और कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। तो हम जानते हैं यार ये जो मोनाल, कस्तूरी मृग, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और बेसिकली नंदा देवी जो राष्ट्रीय रिजर्व है ये इसी के लिए फेमस है, चमोली के अंदर। फिर फूलों की घाटी तो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, ये चमोली में हमारे स्थित है, और गंधमादन और नर जो पर्वत है इनके बीच में ये स्थित है। यहाँ पर जो फूलों की घाटी है इसमें एक नदी भी बहती है, पुष्पावती रिवर उसको कहा जाता है। फिर 1982 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। फिर 1931 में जो है हम जानते हैं कि फ्रैंक स्माइथ नाम का एक यात्री था, वो आया था और उसने इसकी यहाँ पर खोज की। उसने देखा कि यहाँ पर इतने किस्म के जो है वो फूल लगते हैं। फिर उसने अब इस पर एक पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को इस घाटी के बारे में पता चला। ठीक है। फिर 2005 में जो है इसको जो यूनेस्को है उसने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर दिया। फिर आप आगे जाके जो है नेक्स्ट है हमारे पास गंगोत्री। तो 1990 उसमें स्थापित हुआ, उत्तरकाशी के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास है वन्य जीव विहार। तो वन्य जीव विहार क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि एक तो होते हैं नेशनल पार्क, फिर होते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। तो फिर कंजर्वेशन वाले क्षेत्र, अलग अलग डिवाइडेशन होता है। तो वन्य जीव क्षेत्रों में आपका गोविंद नेशनल पार्क वन्य जीव विहार है, जो कि उत्तरकाशी में है। फिर आपका केदार वन्य जीव विहार, जो कि चमोली रुद्रप्रयाग में है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है। सोना नदी जो है आपका पौड़ी के अंदर है। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा के अंदर है, और नंदौर नैनीताल चंपावत के अंदर है। फिर उसके बाद इसमें बात करें हम आसन वेटलैंड, यानी कि आसन जो कंजर्वेटिव एरिया है, ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून के लिए में स्थित है। जो विकास नगर वाला एरिया है उससे पहले ये स्थित है, आप जानते हैं पोंटा साहिब के आसपास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए ये बेसिकली फेमस है। फिर आपके पास झिलमिल जो रिजर्व है ये हरिद्वार के अंदर है, और ये बारासिंगा का कंजर्वेशन यहाँ पर किया गया है। फिर कांचुला खर्क कहाँ पर है, ये चमोली के अंदर है, और कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, 1982 में ये बना था। और टाइगर वॉच नाम की यहाँ पर परियोजना चली 1991-92 में, और स्नेल लेपर्ड के कंजर्वेशन के लिए परियोजना चली थी 1990-91 में। ओके। तो ये कुछ प्रमुख बातें हमने डिस्कस की। आगे हम बात करें अगर सांस्कृतिक विरासत की, ग्लेशियर हम देखेंगे अलग से। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत में हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें जनजातियों की, यानी कि जो हमारी ट्राइब्स हैं। ठीक है। ट्राइब्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे बड़ी ट्राइब्स है हमारी थारू, जो कि बेसिकली खटीमा, किच्चा, ननकमत्ता और सितारगंज जो उधम सिंह नगर है उस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आप सब जानते हैं। ये किरातों के वंशज माने जाते हैं। इनमें अगर कुछ फेमस चीज़ें हैं तो वह है विवाह की 3 टिकटी प्रथा है, उसके अलावा बदला विवाह है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये करते हैं लठ भरवा भोज। तो लठ भरवा भोज में ये क्या करते हैं, ये आपका जैसे कोई लड़की है, उसके गौना होने के बाद पति की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में दूसरा विवाह करने के लिए
उसके पिता के द्वारा एक भोज दिया जाता है जिसको लठ भरवा भोज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनके कुछ प्रमुख देवता भी हैं, जैसे पछावन, खड़ग, भूत, नगराई, भूमिया, या राकत और कलुआ। तो ये इनके कुछ लोकल देवता हैं जिनको ये पूजते हैं। फिर दूसरा हमारे पास प्रमुख जनजाति है वो है जौनसारी। तो जौनसारी बेसिकली उत्तराखंड का जो देहरादून के जो विकासनगर, कालसी, लाखा मंडल और चक्राता, इस वाले एरिया के अंदर ये पूरी तरीके से रहते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है उत्तराखंड में, और इनकी जो प्रजाति है वो मंगोलाइड और डोमो का मिश्रण कहा जाता है। फिर ये भी 3 प्रकार से बटे हुए हैं। खसास हैं इसमें, कारीगर और हरिजन खसास। ठीक है, तो खसास में जो इसमें उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो खसास में आ जाते हैं, और थोड़ा जो कारीगर जो शिल्पी वर्ग हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं, और जो हरिजन वर्ग है वो हरिजन खसास में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन है। फिर उसके अलावा इसमें बहुविवाह यानी जो बहुपति प्रथा है वो कहते हैं कि प्रचलित है। खैर अब तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पर हो, लेकिन पहले ये होता था कि 5 भाई हैं तो उनकी एक ही पत्नी हो सकती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये इस प्रकार की प्रथा इनमें प्रचलित थी। फिर उसके बाद इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं महासु देवता, तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस हैं। फिर बासिक है, बोठा है, पवासी है, चौलदा, तो ये सारे इनके प्रमुख देवता हैं। इनके जो त्यौहार है उसमें मेला लगता है यहाँ पर अप्रैल में, जिसको बिस्सू मेला कहा जाता है। उसके अलावा नुणाई जो है त्यौहार ये मनाते हैं, और वीर चंद सिंह मेला यहाँ पर 3 मई को लगता है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ये करते हैं एक मछमोड़, जिसमें कि ये नदियों के किनारे जाके कुछ पाउडर छिड़कते हैं वहाँ पर, और मछलियों को बेहोश करके क्या करते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो ये त्यौहार इनका होता है मछमोड़। और उसके अलावा ये मरोच भी मनाते हैं, जिसमें ये बकरा काटते हैं, प्रत्येक परिवार एक एक बकरा काटता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। फिर आपका पंचायत, इनकी बात करें तो इनकी जो पंचायत है वो खुमरी के नाम से जानी जाती है, और उनके जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको सयाणा कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। चलते हैं आगे। आगे हम बात करें भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति बेसिकली हमारे चमोली के अंदर दोस्तों ये स्थित है। चमोली में हम इनको कहते हैं मारछा और तोलचा। ठीक है, तो चमोली में ये जब आते थे तो ये गांव के अंदर कई बार आते थे। ये इनकी जो लेडीज़ें होती थी ये कुछ मसाले वसाले बेचने के लिए आते थे, तो इनको हम तो गांव में इनको देख के बच्चे बहुत डरते थे कि ये अब ले जा लेंगे अपने साथ, तो इनको मारछे हम बोलते थे, मारछे तोलचे। खैर चलते हैं आगे। उत्तरकाशी में इनको कहते हैं जाड़ भोटिया। फिर पिथौरागढ़ में इनको जोहारी व सौका कहा जाता है। प्रजाति से दोस्तों ये तिब्बती मंगोलाइट प्रजाति के होते हैं, और ये किस प्रकार के होते हैं, इनके कुछ नैन नक्श अलग से होते हैं, जैसे कद छोटा होता है, और आँखें थोड़ा छोटी होती हैं, और सर थोड़ा बड़ा होता है ना। तो इस प्रकार से ये इनकी मंगोलाइट प्रजाति है। और इनके जो आवास हैं दोस्तों, इनका काम होता है कि जैसे ठंड बढ़ गई तो ये जो गर्मी होती है तो ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चले जाते हैं, और जब इनको तब ये कहते हैं वहाँ के आवासों को मैत, और जब वापस जो है ये वहाँ इनको ठंड बढ़ जाती है तो ये फिर नीचे आ जाते हैं, तो इनको कहते हैं फिर गुंडा। तो इस प्रकार से इनके आवास भी बदलते रहते हैं, यानी कि ये प्रवास भी करते रहते हैं। पुराने टाइम में तिब्बत से इनका अच्छा खासा ट्रेड चलता था। फिर चावल जो है वो ये बनाते हैं तो उसको छाकू कहते हैं। फिर उसके अलावा ये एक विशेष पेय पदार्थ पीते हैं जिसको जा कहते हैं, और ये छंग भी पीते हैं। तो छंग एक विशेष प्रकार की शराब होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके विवाह अगर जो मौका होता है उस पर ये एक नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं पौड़ा नृत्य। तो इन्हीं के उससे इफेक्ट से हम जानते हैं कि गढ़वाल में जैसे आपके बारात आती तो कहते हैं पौड़ा आ गए, है ना। तो पौड़ा जो है ये पौड़ा नृत्य होता था बेसिकली इनमें, तो वहीं से ये चला था। और 12 वर्ष पर ये कंडाली महोत्सव मनाते हैं। उसके अलावा इनमें कुछ लोकगीत भी, जैसे तुबेरा, बाजू, तिमली, इस प्रकार के लोकगीत इनमें प्रसिद्ध हैं। फिर आगे हम बात करें अगर तो बोक्सा। तो बोक्सा में दोस्तों ये नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर और देहरादून में जो आपका दोईवाला वाला एरिया है और सहसपुर वाला है उसमें बेसिकली पाए जाते हैं। तो इनके जो बेसिकली ज़्यादा एरिया जहाँ पर ये होते हैं वो इलाका बुकसाड़ कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। ये आपका चंपावत में सबसे पहले बसे थे बनबसा में। ठीक है, और ये खुद को पंवारों के वंशज मानते हैं। हालांकि जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये मराठे जो थे जो भाग के आए थे वही ये बोक्सा हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करें सबसे छोटी जनजाति वो है राजी, सबसे छोटी, और इनको वनरावत के नाम से जाना जाता है।
ये पाए जाते हैं कहाँ पर, पिथौरागढ़, धारचूला, कनाली छीना, डीडी हाट, ये वाला जो एरिया है। फिर आपके पास इनकी जो आवास है उनको क्या कहा जाता है, रौतुड़ा, ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख देवता भी हैं, जैसे कि आपका बागनाथ, मल्लनाथ, छुरमल, सैम, नंदा देवी, तो ये इनके देवता होते हैं। फिर आपके पास इनकी खास बात क्या होती है, ये लकड़ी के काम में बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं, काष्ठ कला में निपुण होते हैं, ठीक है। और इनमें वधु मूल्य का भी प्रचलन होता है, और विवाह से पूर्व एक रस्म होती है जिसको क्या कहते हैं, सांग जांगी रस्म, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड में चित्रकला की। तो उत्तराखंड में चित्रकला की शुरुआत जो है वो 1658 में पृथ्वीपति शाह के टाइम पर, आप जानते हैं कि पृथ्वीपति शाह के टाइम पे जो है यहाँ पर उन्होंने शरण ली सुलेमान सिको ने, वो अपने साथ 2 आदमी लेके आया, श्यामदास और हरदास, ठीक है। फिर हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल, हीरालाल जो है उसने गढ़वाल शैली का सूत्रपात किया। फिर उसका बेटा हुआ मंगतराम, फिर मंगतराम का बेटा हुआ मौलाराम तोमर, जो कि सबसे बड़ा जो है महान इतिहासकार उत्तराखंड का बना, ठीक है। फिर इसके जो चित्र हैं इनको सामने लाया कौन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। फिर दोस्तों इसमें और दूसरा जो फेमस है वो है चैतू और मणकू, जिसका जो फेमस चित्र है वो है आंख मिचोली, 1713 में इसने बनाया था, 1730 में सॉरी। फिर है गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये किसकी है, तो ये है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। अगला लोक चित्रों में हम बात करें तो यहाँ पर हमारे एपण है, जूती, प्रकीर्ण, पौ, डिकारे, पट्ट, ये सब जो है यहाँ पर लोक चित्र जो है बनाए जाते थे, जिसमें एपण जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसके माध्यम से घरों की सजावट, दीवारों की, आंगन की, ये सब की जाती थी, ठीक है। और ये प्राकृतिक रंगों से निर्मित होते थे। फिर आपके लोकगीत की अगर हम बात करें तो लोकगीत यानी कि जो हमारे आम जनता के द्वारा गाए जाते थे, तो उनमें अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे प्रेम गीत, तो प्रेम गीत में आपका चौफला हो गया, छोपती हो गया, छपेली, बाजूबंद, लामण और छुरा या छुड़ा जो भी कहें। फिर ऋतु गीत यानी कि जो ऋतु विशेष मौसमों में गाए जाते थे, तो वो हैं आपका चौमासा, फूलदेई, आप जानते ही हैं। फिर आपका झुमेलो, माघ गीत, बासंती, तो ये कुछ ऋतु गीत हुआ करते थे। फिर आपके पास कुछ नृत्य गीत भी हुआ करते थे, जिसमें तांदी हो गया, चाचार, चौफला, छोपती, थड़िया, झोड़ा, बैर गीत। फिर आपके मांगल गीत, तो मांगल गीत हम सब जानते हैं, जो उत्तराखंड है उसमें जो जितने भी हमारे पवित्र काम होते हैं, विवाह, मुंडन, जितने भी संस्कार होते हैं, उन सभी के अवसर पर ये मांगल गीत जो बुजुर्ग औरतें होती हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं। फिर उसके बाद जाति की अगर हम बात करें तो जातिगत गीत भी होते हैं कुछ, जो जाति जो हमारे औजी होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं, जिनको दास भी कहते हैं, है ना। तो वो लोग अपने यजमानों के यहाँ जाके कुलाचार या बिरुदावली इस प्रकार के गीत गाते हैं। फिर आपके पास कुछ जागर होते हैं, तो जागर के माध्यम से जो औजी होते हैं और वो क्षेत्रीय जो देवता हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के देवता, भैरों और क्या क्या होते हैं, चंडिका, लाल माई और तरह तरह के देवता होते हैं यार, ठीक है। गढ़वाल भूमियाल देवता, बहुत सारे देवता होते हैं। तो इतने प्रकार के जो देवता होते हैं इनका अलग अलग प्रकार से आह्वान किया जाता है जागरों के माध्यम से। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जागर जो है वो उत्तराखंड की संस्कृति का एक प्रतीक है। फिर आपके पास हुड़की बोल, तो हुड़की बोल ये एक कृषि गीत है, जब एग्रीकल्चर कृषि होती थी उस टाइम पर लोग खेतों में ये गाते थे। फिर आपके पास थड़िया जो है ये सामूहिक रूप से स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। प्रमुख अगर लोक नृत्यों की बात करें तो इसमें जो थड़िया है वो विवाहित लड़की के द्वारा जब वो पहली बार मायके आती थी तो आंगन में ये गीत उनके द्वारा गाए जाते थे, ठीक है। तो वो ये एक तरह से वो अपने खुशी प्रकट करते थे कि हम मायके आके मतलब हम इतने खुश हैं। उस टाइम पर ससुराल में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था लड़कियों के ऊपर, और फिर लड़कियां जो है वो कम उम्र में उनकी शादी भी हो जाती थी। तो इस वजह से जो है ये खुश होकर वो इस प्रकार का नृत्य करते थे। फिर आपके पास सरौं जो है वो युद्ध नृत्य है, और मंडाण, तो मंडाण आप जानते हैं टिहरी वाला जो एरिया है, टिहरी उत्तरकाशी, बेसिकली यहाँ पर शादी ब्याह या जो भी कई मौक़ों पर मंडाण जो है वो देखा जा सकता है। फिर हारुल जो है वो जौनसार में जो है होता है, और इसमें वो बजाते हैं क्या, रामतुला, ये एक विशेष वाद्य यंत्र होता है। फिर उसके अलावा झुमेलो आपका विवाहित जो कन्याएं हैं अगेन उनके द्वारा गाया जाता है मतलब उनके द्वारा किया जाता है जब वो मायके आती हैं, ठीक है। फिर आप जानते हैं यार सिपहिया क्या होगा, जो गढ़वाल में फौजी होते थे उनके लिए देशभक्ति गीत होता था ये।
फिर भेला जो है वो हम जानते हैं दीपावली में बनता है। फिर घुघुती ये बच्चों के लिए होता था, और तांदी उत्तरकाशी के अंदर और जौनपुर वाले क्षेत्र में होता है नृत्य। फिर है रणभूत। तो रणभूत जो पुराने जो हमारे वीर थे, जैसे कि क्या क्या होते थे, जैसे माधो सिंह भंडारी और इस प्रकार के जो पुराने वीर थे, इनकी याद में ये नृत्य किया जाता है, रणभूत वाले। तो वीरों की बेसिकली याद में ये किया जाता है। फिर पवाड़े हो गया, तो ये भी पवाड़े भी एक तरह से देशभक्ति नहीं, मतलब उनकी वीरों की याद में ये किए जाते हैं। फिर आपका झोड़ा, झोड़ा ये कुमाऊं के अंदर होता है, और छोलिया ये भी कुमाऊं में होता है। नेक्स्ट अगर हम त्योहारों की बात करें, तो त्योहारों में जो आम त्यौहार है वो आप जानते हैं, दीपावली, होली, दशहरा, ये सब तो होते ही होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि जैसे कि आपका घुघुतिया। तो घुघुतिया जो बच्चों के लिए होता है, और इसको काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है। फिर उसके बाद हरेला, हरेला जो है फेमस है, जिसको बेसिकली अब किसके लिए पौधारोपण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आप सब लोग अपने अपने घरों में पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हरेला त्यौहार है। फिर आपके पास खतुड़वा त्यौहार, हम जानते हैं यार, पहले टाइम पर जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं की प्रतिद्वंद्विता का प्रतीक ये माना जाता था, लेकिन अब इसको गाय त्यौहार यानी गाय के त्यौहार के लिए मनाया जाता है, पशुओं के लिए बेसिकली, कि जो उनके हमारे पशु हैं वो स्वस्थ रहें, उनका वो ठीक ठाक रहें और अच्छे से दूध दें, मतलब, ठीक है। तो उसके लिए खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है। फिर है बैसी। तो बैसी 22 दिनों तक चलने वाला है त्यौहार है। इस दौरान देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है और सात्विक जीवन जिया जाता है। फिर है भिरौली। तो भिरौली में त्यौहार मनाया जाता है, तो वो संतान की कल्याण के लिए ये त्यौहार मनाते हैं कि संतान को सद्बुद्धि आ जाए, उसका कल्याण हो जाए। फिर है जागड़ा। जागड़ा जो है वो आप जानते हैं जौनसार में होता है, और महासू देवता का आह्वान इसके द्वारा किया जाता है। और नुणाई ये भी जौनसार बावर के इलाके में होता है, श्रावण मास के अंदर। फिर अगर हम प्रमुख मेलों की बात करें, तो मेले में जो फेमस मेले हैं वो, जैसे कि जो आम मेले हैं वो आप सब जानते हैं, जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी के मेला हो गया, हरिद्वार कुंभ मेला हो गया, ठीक है, और गौचर मेला हो गया। ये छोटे मोटे मेले आप जानते हैं। बाकी कुछ और क्षेत्रीय मेले, जैसे नंदा देवी का, तो नंदा देवी का मेला तो बहुत ज़्यादा गढ़वाल कुमाऊं सब जगह लगता है ये, ठीक है। ये आपके कुमाऊं में नैनीताल से लेकर अल्मोड़ा से लेकर गढ़वाल में नौटी वाले इलाके, बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये गढ़वाल भाद्र पक्ष की पंचमी को लगता है। फिर श्रावणी जो मेला है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ का मेला रानीखेत के अंदर, गणनाथ का मेला अल्मोड़ा के अंदर, और इस गणनाथ के मेले में खड़े दिए की प्रथा चलती है। खड़े दिए बेसिकली उनके लिए होते हैं जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर आपके पास बैकुंठ चतुर्दशी का मैंने बता दिया, श्रीनगर के अंदर होता है। फिर है श्यालदेव बिखोती का मेला, तो ये द्वाराहाट के अंदर होता है। फिर श्री पूर्णागिरी, तो ये पूर्णागिरी जो मंदिर है चंपावत टनकपुर में होता है। फिर है बगवाल मेला, तो ये फेमस आप जानते हैं कि बगवाल मेला कहाँ पर होता है, बाराही देवी मंदिर जो चंपावत में है, देवीधुरा के अंदर, वहाँ पर होता है। और यहाँ पर बेसिकली उनकी जो खाम होते हैं उनके बीच में एक पाषाण युद्ध चलता है, जिसमें वो एक दूसरे को कुछ 7-8 मिनट तक युद्ध चलता है, और उसमें वो एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मेले हो गए। फिर उसके अलावा जो है लड़ी धुरा। तो फ्रेंड्स लड़ी धुरा ये भी चंपावत में है। मानेश्वर मेला ये मानेश्वर चंपावत में है। फिर आपके पास थल जो मेला है पिथौरागढ़, जौल जीवी का जो मेला है ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। फिर उसके बाद चैती का मेला बाला सुंदरी जो मंदिर है काशीपुर के अंदर, माघ मेला उत्तरकाशी में। फिर गेंदा कौथिक दनगल का मेला, गौचर का मेला जो है 1943 से शुरू हुआ था। ये गेंदा और दनगल ये दोनों पौड़ी के अंदर हैं। हरियालीपुरा का मेला जो है कर्णप्रयाग चमोली में, हमारे नौटी जो क्षेत्र है वहां पर ये होता है, ठीक है। तो ये है अगला। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1 मिनट रुक जाइए। अगला दोस्तों, फिर कुछ प्रमुख जातें भी होती हैं यार हमारे यहाँ, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सब जानते हैं कहाँ से होती है, लिपुलेख दर्रे से होती है। फिर आपके पास नंदा देवी राजात होती है जो चमोली जिले के अंदर, हमारे चमोली में होती है ये, और हर 12 साल के अंदर ये होती है। और इसमें बेसिकली जो नौटी में नंदा देवी मंदिर है वहाँ से ये शुरू होती है और होमकुंड तक ये जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 280 किलोमीटर की यात्रा है, 19-20 दिन का ये पूरा यात्रा है। इसके अंदर अलग अलग पड़ाव होते हैं, तो ये पड़ावों के बारे में आप डिटेल पढ़ लेना। फिर आप आगे हम बात करेंगे कुछ आभूषणों की।
तो उत्तराखंड के अंदर आभूषण भी विशेष प्रकार के कुछ महिलाओं के पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, जिसमें जो आम जो आभूषण है दोस्तों वो उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। जैसे कि आप जानते ही हैं यार, जैसे फुल्ली है और कुछ ऐसे आभूषण हैं जो आप आसानी से उसका बता सकते हो कि वो कहाँ पहने जाते हैं। जो थोड़ा यूनिक है वो मैंने लिखे हैं, जैसे कि शीश फूल और मांग टीका ये माथे पर पहने जाते हैं। मूर्खली और बुजनी, जिसको तुगियल भी कहते हैं, वो आपका कान में पहना जाता है। गोरखा और बुलाक, सॉरी गोरखा तो कान में है, और गोरखा कह रहा हूँ मैं, गोरख है, ठीक है, गोरख कान में है, और बुलाक ये नाक के अंदर, ये बड़ा सा होता था, आपने पुरानी जो औरतें उनके नाक में दिखा होगा, उसी को बुलाक कहते हैं। फिर आपके पास गले के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें तिलहरी है, चंद्रहार है, हंसुला है, गुलबंद है और चरैयो है, ये सारे के सारे गले में पहने जाते हैं। फिर श्यूण सांगल ये कंधे पर पहना जाता है, और कमर जोड़ी ये कमर पर। फिर उसके अलावा खंडवे और गुंठी या ठ्वाक ये आपके हाथ में पहने जाते हैं। उसके अलावा धगुली भी हाथ में पहनी जाती है, ये याद रखना। फिर उसके बाद अलावा जो पैर में बात करें तो आमर्ती तार और झंवरा ये दोनों पैर में, और पवल्या जो कि जिसको बिच्छू भी आप कहते हैं, आगे उंगली में पहनते हैं, और कंडवा ये पैर की उंगलियों में पहने जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख आभूषण उत्तराखंड के अंदर हैं। अब हम 2011 का कुछ सेंसस है, उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, उसको देख लेते हैं। दोस्तों सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो हरिद्वार के अंदर है, फिर देहरादून और फिर उधम सिंह नगर, ठीक है, 2011 के सेंसस के मुताबिक। फिर सबसे कम जो जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी और फिर चमोली में, ठीक है। अगर हम 2001 से 11 तक की जनसंख्या वृद्धि देखें तो टोटल 18.81% की जो है वृद्धि हुई थी, जो कि राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो जो ये 159 था, उससे बढ़कर ये हो गई 189, यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसका मान जो है वो 159 से बढ़कर 189 हुआ 2001 से 2011 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये जनसंख्या घनत्व होता है, बेसिकली 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उस वो होता है जनसंख्या घनत्व डेंसिटी। तो वो 189 है, जिसमें सर्वाधिक है आपका हरिद्वार के अंदर 801, और सबसे कम है उत्तर काशी के अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ आवाज़ हो रही है, आई होप आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा। खैर हम अब थोड़ा जल्दी समाप्त करने वाले हैं, इसके काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। फिर लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 963 जो है यहाँ पर लिंगानुपात है दोस्तों, और राष्ट्रीय औसत जो है 943 का। लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं वो लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जिसमें सर्वाधिक जो है वो अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर, ठीक है। और सबसे कम की अगर बात करें तो हरिद्वार सबसे कम, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और नैनीताल। साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 78.82% की हमारी टोटल लिटरेसी है, जिसमें कि 87.40% का पुरुष साक्षरता और 70% महिलाएं साक्षर हैं, यानी महिलाएं थोड़ा कम साक्षर हैं। सबसे ज़्यादा साक्षरता देहरादून में है, फिर नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर हम डैम्स की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ डैम्स भी हैं इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मनेरी भाली जो परियोजना है ये हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर है। किसाऊ जो डैम है वो टॉन्स नदी पर देहरादून में है। उत्यासू जो डैम है ये अलकनंदा नदी पर पौड़ी में है। पंचेश्वर डैम काली नदी पर 5040 जो मेगावाट क्षमता का है, काली नदी पर, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। फिर लोहारी नाग जो है उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर। धौलीगंगा फेज 1 जो है पूर्वी धौली गंगा के अंदर स्थित है। और उसके अलावा विष्णुगाड़ परियोजना ये विष्णु गंगा पर है, कहाँ पर, चमोली के अंदर। फिर उसके अलावा टिहरी डैम जो है बहुत फेमस है, 260 मीटर का ऊंचाई है, 2400 मेगावाट की कुल क्षमता है, और इसके निर्माण के लिए बनाया गया था 1989 में THDC, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसने इसका निर्माण का जिम्मा संभाला था। फिर उसके अलावा हम बात करें कहाँ पर बना है तो भागीरथी भिलंगना के संगम पर बना है। इसका जो इसके अंदर जो झील बनी है उसको क्या कहते हैं, स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं, और इसको विश्व के गांव की संज्ञा भी दी गई है। ये कुछ बातें आपने याद रखनी, ठीक है। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा डैम है, ये भी याद रखना। आगे अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें दोस्तों, तो ग्लेशियर में हम बात करें सबसे पहले पिथौरागढ़ के अंदर प्रमुख ग्लेशियर है रालम, मिलम, पॉन्टिंग, नामिक और पिनौरा। अगर हम बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में है सुंदर डूंगी, पिंडारी, कफनी, मैकातोली। चमोली के अंदर की बात करें तो दूनागिरी, सतोपंत, तिपरा बमक,
आपके रुद्रप्रयाग के अंदर है चौराबाड़ी और केदारनाथ, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे ग्लेशियर हैं। उसके अलावा उत्तरकाशी में भी प्रमुख हैं गंगोत्री, आप सब जानते हैं गंगोत्री यमुनोत्री। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री है, 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और उसके अलावा आपके पास यमुनोत्री, गंगोत्री तो ये है, बंदरपूछ और डोरियानी, दो ही तो आपने याद रखने हैं। फिर आपके पास टिहरी में खतलिंग है, बहुत फेमस है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें अगर प्रमुख दर्रे, दर्रे क्या होते हैं, दर्रे या पासेज, जो पहाड़ होते हैं उनके बीच से गुजरने वाले संकरे रास्तों को दर्रे कहते हैं। पुराने समय में जो पहाड़ होते थे इनको पार करने के लिए दर्रों का यूज होता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये प्राकृतिक रास्ते होते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले पिथौरागढ़ और तिब्बत जो है उनके बीच में कौन कौन से हैं, मिलम, दारमा, लिपुलेख, ऊटा जयंती, लंपिया और नवीधुरा। फिर अगर हम बात करें, इसमें नोट देख लेते हैं क्या है। लिपुलेख दर्रे से प्राचीन भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था, तो ये हम सब जानते हैं यार। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी यहीं से होती है। फिर अगर हम बात करें चमोली और बागेश्वर के बीच में, तो सुंदरडूंगा जो है ग्लेशियर है। चमोली पिथौरागढ़ के बीच में ट्रेल पास, चमोली और तिब्बत के बीच में माणा, नीति और किंगरी बिंगरी। और उसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में श्रृंगकंठ दर्रा स्थित है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है इनके बीच में है दर्रा रीठ, जो कि शिवालिक श्रेणी में है। दर्रा रीठ नेशनल हाईवे 74 से गुजरता है, याद रखना। फिर उसके बाद दारमा और ब्यास घाटी के बीच में है सिलना दर्रा। फिर है उत्तरकाशी और तिब्बत, इनके बीच में जो दर्रे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रखने के लिए आसान है। ला इनके लास्ट में आता है, थागला, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। उत्तरकाशी और चमोली के बीच की अगर बात करें तो कालिंदी और निफख, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे उत्तरकाशी चमोली के बीच में, और पिथौरागढ़ चंपावत के बीच में लासपा धुरा है, दर्रा है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये था दोस्तों। बाकी ये कुछ नदी तंत्र हैं, ये मैंने ये मैप के अंदर डाल दिए हैं पूरे नदी तंत्र, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग ये नदी तंत्र जो है वो खुद से वहाँ पर देख लेना पीडीएफ खोल के, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये बता दिया, जैसे ये सबसे पहला नदी तंत्र है यमुना नदी का अफवाह तंत्र। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बंदरपूछ यमुनोत्री से ये निकल रही है, ठीक है। तो बंदरपूछ यमुनोत्री जो कांठा है वहाँ से ये निकल रही है, जिसमें सबसे पहले ये यहाँ पर ये देख सकते हैं शुरुआत में यहाँ पर जो खरसाली नाम का स्थान है, यहाँ पर हनुमान गंगा आके इसमें मिल रही है, ठीक है। फिर आगे जाके यहाँ पर इसी पर जो है लखवाड़ नाम का जो डैम बना हुआ है। फिर आगे जाके ये कालसी नाम के स्थान पर यहाँ पर इसमें जो आमलवा नदी है वो मिलकर आ रही है, आके मिल रही है, सॉरी। और फिर फाइनली डाक पत्थर में इसमें जो है टॉन्स मिल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। टॉन्स जो नदी है उसमें भी आगे कुछ इनका डिवाइडेशन है, ये देख लेना आप लोग क्या है। डोडरा क्वार जो है वहाँ से रुपिन जो है आ रही है, स्वर्ग रोहिणी से सुपिन आ रही है। तो जो रुपिन और सुपिन है वो आपका मिल रही है नेटवाड़ में। फिर नेटवाड़ के बाद वो आगे आ रही है त्यूनी में, तो त्यूनी में इसमें मिल रही है पाम्बर नदी। तो त्यूनी की बाद जो है ये बन गई टॉन्स, और टॉन्स फाइनली मिली डाक पत्थर में यमुना में। तो यहाँ पर डाक पत्थर में यमुना में ये मिली, और यमुना से आगे जाके फिर यमुना में ये यमुना जो ढकरानी वाला क्षेत्र है इसमें जो गिरी नदी है इसमें आई। और फिर उसके बाद फाइनली ये जो आगे जाके इसमें आसन नदी यहाँ पर आके मिल रही है, और ढालीपुर ढकरानी से भी पौंटा साहिब होके हिमाचल प्रदेश चली जाएगी, ठीक है। तो ये काली नदी का जो है अफवाह तंत्र है। फिर इसी प्रकार से ये भागीरथी नदी का मैंने बना रखा है, तो आप लोग ये खुद देख लेना। फिर काली नदी का है, इसी प्रकार से ये सबका अफवाह तंत्र मैंने बना दिया है इसमें, ठीक है। और ये अलकनंदा नदी का है, और ये पश्चिमी रामगंगा है। टोटल मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये कुछ मैंने मैप के ऊपर दिखा दिए हैं। टोटल जो जनजातियाँ वगैरह हैं ये सारे मैप के ऊपर हैं, ये देख लीजिए आप। ये विश्व मेला कहाँ, कौन से किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा मेला है, सारा ये मैप के अंदर है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएँ कौन किस जिले में है, ये सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे कुछ मैंने नीति आयोग के बारे में लिखा है, इसको भी देख ही लो। तो नीति आयोग के बारे में, इसका जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, याद रखना। योजना आयोग को रिप्लेस किया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर है। वर्क क्या है, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है भारत सरकार का। और टाइप जो है इसका क्या है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना। फिर अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त होते हैं। कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा होता है। सीईओ जो है वो सचिव स्तर के होते हैं, और जो इसके सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, आप जानते हैं। प्रथम जो उपाध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया,
वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, ठीक है। और उसके अलावा जो है सीईओ जो है प्रथम थे वो सिरदुसी खुल्लर थे। प्रदेन जो सदस्य हैं इसके 4 हैं। शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं। योजनाओं की अंतिम स्वीकृति एनडीसी के द्वारा दी जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा टोटल हमने डिस्कशन किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके बाद भी देखिए इसमें मैंने कुछ और चीज़ें जो ये दर्रे दुर्रे हैं ये भी मैंने मैप के ऊपर इसमें दिखा दिए हैं और आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप खुद से देख लेना अभी पीडीएफ खोल के। और कल का दिन फ्रेंड्स आपके पास है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं उन सभी को रिवाइज़ कीजिए अच्छे से। और पूरा दिन आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको रिवाइज़ कीजिए अच्छे से और परसों अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए रिलैक्स होके, बिना टेंशन के, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और भाई मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट मेरे निकले, ताकि जो है मैंने जितनी मेहनत आप लोगों के लिए की है वो सफल रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। गुड डे कह रहा हूँ मैं, गुड नाइट।